हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ये तभी पॉसिबल है अगर आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ। क्या होता है कि बच्चा तो पढ़ना चाहता है डेली बाय डेली, लेकिन एक दिन पढ़ता है, 2 दिन पढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, परसों। लेकिन अगर वही वीडियो डेली आती रहेगी तो उसको लगेगा कि चलो पढ़ लेते हैं 1 घंटे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए और वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए, आपने पढ़ लिया होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलिए मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव, जैसे कि 1 2 3 4 5 होता है, 5 6 7 8, मतलब एक के बाद एक, मतलब 5 के बाद 6 आए, 6 के बाद 7 आए, मतलब दशमलव में नहीं। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार आता जाए। तो 5 संख्याओं का कह रहा है योग कितना है, 90 है। तो हमें पता नहीं कि पहली संख्या क्या है। अगर पहली संख्या हमें नहीं पता है तो आगे की संख्या हम कैसे बताएंगे। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या हमारी कितनी है, ए है। तो अगली संख्या क्या होगी, जैसे 5 के बाद 6 आता है तो क्या करते हैं, 5 + 1 करते हैं। अगर वही संख्या अगर पहली मान लीजिए 11 होती तो अगली संख्या 12 के लिए हम क्या करते थे, 11 + 1। तो क्या करते हैं यहाँ पे, पहली संख्या ए है तो अगली संख्या क्या होगी, A + 1। फिर अगली संख्या कितनी होगी, A + 2। फिर अगली संख्या कितनी होगी, A + 3। फिर अगली संख्या A + 4। तो ये हमारी क्या हो गई, 5 कंसेक्यूटिव संख्याएं हो गई। इनका योग कह रहा है 90 है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं, A+1, A+2 प्लस A+3 प्लस A+4। तो इसका मान कितना हो गया, 90 दिया है। अब 5 A है, ए 3 3 6 4 10, 5A+10 बराबर कितना, 90। तो ए का मान यहाँ से निकल आएगा, ये 10 इधर जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ए का मान 16 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, दूसरी संख्या और पांचवी संख्या क्या योग। दूसरी संख्या हमारी कौन सी, ये है। पांचवी संख्या कौन सी है, ये है। तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 2A + 5 हो जाएगा। 2A + 5 तो जोड़ लेते हैं, कितना, 16 दूना 32। ए का मान रख दिया 32, 5 37। तो कितना आ गया, कौन सा आंसर चाहिए हमारा, ये। तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, वो सिंपल था। बस आपको कंसेक्यूटिव नंबर मानने आना चाहिए कि हम लेना कौन सा है। तो उसी में कंफ्यूजन होती है, वो मैंने कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया, तो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। आप क्वेश्चन को एक से दो 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितनी बार आप पढ़ सके। ठीक है, जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतनी ही आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या हम क्या मानते हैं, r, और वर्ग की भुजा को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। दोनों के आपस में बराबर है। जिसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका दे रहा है, ये वर्ग का, स्क्वायर का एरिया दे रखा है कितना। स्क्वायर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर में अगर ये है तो उसका क्षेत्रफल, ये लंबाई ये चौड़ाई दोनों सब क्या होती हैं उसमें बराबर होती हैं। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो दोनों a है तो क्या हो जाएगा, A² बराबर कितना दिया है क्षेत्रफल का मान, 784। ठीक है, तो a का मान यहां से कितना आ जाएगा, 28, क्योंकि 28 का स्क्वायर होता है 784। तो a का मान कितना आ गया, 28।
तो ए का मान अगर 28 आ गया तो आर का मान भी तो 28 है, क्योंकि ए और आर क्या है, आपस में बराबर हैं। तो आगे क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिधि पूछा है, सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस पूछा है। तो क्या सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, 2πr। अब मान रख दीजिए, 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, पाई का मान 22/7, आर का मान 28। सॉल्व कर लीजिए, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 117, कितना आ गया 176 सेंटीमीटर। कौन सा सही है हमारा, ये। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं इतना लंबा टाइम ले रहा हूँ, 1-2 मिनट जो भी है। आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझानी नहीं है, माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आर बराबर है तो माइंड रहेगा, क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि इसका 728, डायरेक्ट इतना आपको करना पड़ेगा, इतना मान रख के काटेंगे इतना आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, ट्रिक, जहाँ पे ट्रिक भी यूज हो सकता है, बेसिक मेथड तो मैं बताता हूँ आपको, वो भी ट्रिक मेथड भी बताता हूँ जहाँ पे यूज होता है। तो आपको दोनों आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए और ट्रिक भी। मैंने हर बार यही बोला है कि आपको बेसिक भी आना चाहिए और ट्रिक भी, क्योंकि बेसिक क्या होता है, आपके माइंड को क्या करता है, साफ करता है। और ट्रिक ट्रिक तो आप बेसिक से ही बनता है, वो आप बना सकते हो, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, चलिए मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक ट्रेन ए जिसकी लंबाई कितनी है 150 मीटर, ट्रेन ए की लंबाई डी ए मान लिया कितना है 150 मीटर, कितना है, और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म कितना है 100 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 100 मीटर को 10 सेकंड में पार करता है। टाइम कितना ले रहा है 10 सेकंड। तो हमारी स्पीड क्या होगी ट्रेन ए की, ट्रेन ए की स्पीड क्या होगी अब बताओ। डिस्टेंस दे रखा है, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन अपनी खुद की लंबाई, मैंने बताया है। अगर ये मान लीजिए हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, ये हमारी ट्रेन हो गई, ये मुंह इसका है ट्रेन का, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 मीटर, कितनी है 150 मीटर, और प्लेटफॉर्म की 100 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये यहाँ से चल दी, चलिए ठीक है, इसका मुंह यहाँ है। अब चलते 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 क्या होगी, प्लेटफॉर्म को उसने पार कर लिया। तो जैसे ही पार किया तो यहाँ पे देखो क्या हुआ कि मुंह तो उसका यहाँ पहुंच गया, लेकिन टेल अभी उसकी पूंछ जो है यहीं है। तो क्या हुआ कि ये 100 मीटर प्लस 150 मीटर उसे पार करना पड़ा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करनी पड़ी और खुद की लंबाई। तो टोटल डिस्टेंस ने कितना ट्रेवल किया 150 और 100, 250 मीटर ट्रेवल किया, और कितने सेकेंड में 10 सेकेंड में, ठीक है। तो कितना आ गया ये 25 मीटर पर सेकेंड ट्रेन ए की स्पीड आ गई। आगे कह रहा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की गति का अनुपात दे रखा है, तो वी ए और वी बी का रेशियो दे रखा है, कितना है 3:2। लेकिन हमारा वी ए कितना आया है 25, कितना आया है, अगर 3 यूनिट का मान 25 आ रहा है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 25/3, और तब 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50/3। तो इसका मान कितना आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ गई, किसकी वीबी की। तो आगे कह रहा है यदि ट्रेन बी एक पोल को, अगर वो पोल को पार कर रही तो पोल का क्या करते हैं, पोल की कोई लंबाई हम नहीं नगण्य मानते हैं, ठीक है, निग्लेजिबल, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, पोल को 6 सेकंड में पार कर रही है, तो ट्रेन कितना दूरी चलेगी, सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही तो चलेगी, ठीक है। तो ट्रेन बी की लंबाई पूछ रहा है, अच्छा सॉरी, ठीक, ट्रेन बी की लंबाई कितनी होगी, अगर उसकी स्पीड है 50 तो v बराबर क्या होता है d/t, क्या है d/t।
तो उसकी स्पीड है 50/3, डिस्टेंस ट्रेन की ही पार करेगा, ये ट्रेन की डिस्टेंस ही तो पार करेगा, तो पता नहीं ट्रेन बी की डिस्टेंस कितनी है, पता नहीं, और टाइम कितना ले रहा है 6 सेकेंड। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6, डिस्टेंस ऑफ बी मतलब ट्रेन डिस्टेंस कितनी होगी 100 मीटर, कितनी 100 मीटर, कितनी आ गई 100 मीटर, ठीक है। तो कितनी आ गई ये 100 मीटर। तो कौन सा आंसर सही है इसमें से, तो कोई नहीं आ रहा है, तो हमारा नॉन ऑफ दिस कर देते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे क्वेश्चन आपको बताता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है। 2 चीज़ें आपको करनी है, एक अपने से वीडियो रोक के सॉल्व करनी है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जितना आप साफ करेंगे, गलतियां करेंगे, उससे ही आपको सीखने को मिलेगा। ये कहिए कि वीडियो देख करके आप सीख लें, तो प्रेजेंट टाइम में उस टाइम आप सीख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब वो क्वेश्चन करना चाहेंगे तो वो आपके लिए फिर मुश्किल पैदा करती है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो देखिए मत, उसे सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए पहले, फिर नहीं समझ में आता तब वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। तो कह रहा है कि सुरेश ने 1260 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदी। वह एक को 5% हानि पर और दूसरी को 10% लाभ में बेचता है। पूरे लेन देन में न तो उसे लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय कीमत ज्ञात करनी, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक में क्या है कि वो जो है पहले जो 5% की लॉस पे बेचता है, उसका हम मान लेते हैं क्या है, उसने कितने पे खरीदा था, उसे खरीदा था एक्स पे। और जो 10% के प्रॉफिट पे बेचता है, उसको उसने खरीदा था, ये सीपी है, ठीक है। तो 1260 टोटल खरीदा था, तो अब कितने में खरीदा हो गया, 12 माइनस एक्स में खरीदा होगा, ठीक है। कह रहा है एक को 5% प्रॉफिट पे बेचता है, 5% लॉस पे बेचता है। तो 5% का मान कितना होगा, 1/20। मतलब अगर उसने 20 में खरीदा होगा तो बेचा कितने में होगा, 1 कम, मतलब 19 में बेचा होगा, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। तो कितना कह रहा है यहाँ पे, x का लॉस कितना हो रहा है, x पे 20% का, 5% का लॉस हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, लॉस वाला है। कितने का लॉस हो रहा है, क्योंकि अमाउंट पे ही अगर वो 5% का लॉस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, x गुणते 1/20 लिख दिया, या तो फिर ऐसे लिख सकते थे हम, x का 5% लॉस हो रहा है, तो ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, x पर 5% का लॉस हो रहा है। आगे कह रहा है कि अब उसे 10% प्रॉफिट पर, जो दूसरी उसकी सीपी है उसको 10% प्रॉफिट पे बेचता है। तो 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। तो हमने यह रख दिया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 दूनी 20, तो इधर कितना आ जाएगा x, ये 2 का गुणा इधर कर देते हैं, तो 24 से 2520 माइनस 2x, तो इधर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3x, 2520, x बराबर कितना आ गया, 3 से काटेंगे तो कितना, 3 और 24, 3 चौक 12, 840। तो 1 का मान अगर 840 आ गया, किसका मान आ गया, 5% जो लॉस पे बेचता है उसका मान 840 आ गया, तो टोटल 1260 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 420। मतलब 840 और 420, कौन सा हमारा सही है ये। तो ये हमारा था बेसिक मेथड, ठीक है। अगर ये चीज़ तो आसानी से समझ में आ गई, और नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि ये कह रहा है कि 1 पे 5% की हानि, तो हानि हमको निकालना है तो किस पे, अगर हमें पी पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, तो उसका 5% हानि मतलब कितना हो जाएगा, 5% हानि, तो एक्स का 5% हम निकाल लेंगे। और दूसरा कह रहा है दूसरे पे 10% की प्रॉफिट, तो दूसरे का अगर हमें सीपी पता है तो उसका 10% कितना होगा, 10%, 1260 माइनस का 10% निकाल लिया।
कह रहा है ना प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट और लॉस दोनों आपस में क्या है, बराबर है, मतलब ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तुमने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो उसके बाद सॉल्व कर लिया। चलिए दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, ट्रिक वाला, ठीक है। दूसरा मेथड ट्रिक बताता हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा मेथड मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक। कह रहा है कि एक को 5% हानि पर, तो ये लॉस वाला हम लिख लेते हैं, कितने पे, 5% लॉस पर, और एक को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, तो दूसरा 10% प्रॉफिट पे। और कह रहा है पूरे लेन देन में तो ना तो उसे लाभ होता है ना हानि होती है, तो क्या करते हैं, ना लाभ होता है ना हानि होती है, मतलब 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब अगर हानि होती तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का चिन्ह लगा के, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तब भी लिखते हैं, तो प्रॉफिट जो होता वो लिखते हैं। यहाँ पे लॉस हो रहा है माइनस का चिन्ह, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनको हल कर लेते हैं, ठीक है। 10 में से 0 गया, कितना आएगा, 10, और 0 में से -5 गया तो क्या आएगा, प्लस का 5। यहाँ पे जो आएगा वो रेशियो आएगा, किसका रेशियो आएगा, सीपी का। अब सीपी का ही रेशियो क्यों आएगा, क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस किस पे देखते हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि प्रॉफिट और लॉस हुआ है, तो हम प्रॉफिट और लॉस किस पे देखते हैं, हमेशा सीपी पे ही तो देखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो इसलिए यहाँ जो आएगा वो सीपी आएगा, और वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, जो भी आएगा वो रेशियो में आएगा। तो यहाँ पे रेशियो कितनी आ गई, 2:1 का, क्योंकि 5, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, तो सीपी का रेशियो कितना आ गया, 2:1। और टोटल हमारा सीपी कितना है, 1260, तो यहाँ पे टोटल कितना है, 3 यूनिट, 2:1 3 यूनिट का मान 1260, तो 1 यूनिट का मान कितना, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 420, तो इसका मान 420 हो गया, और इसका कितना हो गया, 840। 1 यूनिट का 420, 2 यूनिट का 840। तो हमसे पूछा कितना क्या है, प्रत्येक कुर्सी का कीमत, प्रत्येक कुर्सी की कीमत कितनी है, 840, 420, कौन सा आंसर सही है, ये। तो समझ में आ गया होगा आपको दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना, ठीक है। लेकिन आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका। तो मैं इसके 2 मेथड बताता हूँ, कौन से, बेसिक और ट्रिक दोनों। पहले बेसिक देखते हैं। तो एक परिवार में 5 कमाने वाले सदस्य की औसत मासिक आय 7550 है, एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, जिससे उसकी औसत आय कितनी हो गई, 7050 रुपये हो जाती है। उस समय उस सदस्य की मासिक आय कितनी थी, जो अब नहीं रहा, ठीक है। तो आपको पता है कि एवरेज इनकम बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल इनकम। उस परिवार में टोटल इनकम कितनी आ रही है, और नंबर ऑफ सदस्य, मेंबर कह सकते हो, कितने मेंबर हैं, तो एवरेज इनकम पता चल जाएगी हमें। तो हम अगर टोटल इनकम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, टोटल इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम कितनी है हमारी, 7550, और इसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बोला है, 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर का हमने क्या कर दिया, गुणा। अब हमें क्या मिल गई, टोटल इनकम कितनी आ गई हमारी, टोटल आ गई हमारी, ये कितने, 5, तो 7 5 35, 7 5 25, 3750, 5 25, 37,075, 37,750 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गई, जब 5 व्यक्ति थे, 5 पर्सन थे, तब टोटल इनकम, ठीक है। आगे कह रहा है एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, मतलब अब कितने सदस्य हैं, 4 पर्सन, तो अब टोटल इनकम कितनी होगी,
टोटल इनकम अब कितनी होगी, तो एवरेज इनकम में कितने नंबर ऑफ मेंबर से गुणा कर देंगे। एवरेज इनकम अब कितनी रही 7050 और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 4, तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28,200, कितना हो गया 28,200। ये पांच व्यक्ति कमा रहे थे तो इतना था, अब 4 व्यक्ति कमा रहे हैं तो इतना है। तो मरे हुए व्यक्ति का कितना, मरे हुए व्यक्ति का कितना आएगा, मरे हुए व्यक्ति का इनकम कितनी है, तो ये 5 व्यक्ति थे तो 37,750 टोटल इनकम आ रही थी परिवार में। अब जब मर गया तो 4 व्यक्ति हैं तो अब इनकम कितनी आ रही टोटल 28,200, तो घटा देंगे तो कितना आएगा ये 9 500 200 घटा 9550 रुपये, कितना 9550 रुपये। मतलब एक व्यक्ति की जो इनकम थी, 5 व्यक्तियों की टोटल इनकम, 4 व्यक्तियों की टोटल इनकम जब पूरे परिवार में यदि घटा दिया तो हमने कितना मिल गया 9550। कौन सा सही है, ये सही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब मैं चलिए बताता हूँ ट्रिक मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो मैंने इसको क्या किया, इरेज कर दिया। चलिए ट्रिक बताता हूँ। चलिए कह रहा है 5 व्यक्तियों की जो एवरेज इनकम थी वो कितनी थी 7550 थी। एवरेज इनकम कितनी थी 7550, कितने थे 5। अब एक मर गया, मर गए तो मतलब कितने अभी पर्सन बचे 4, लेकिन अब एवरेज इनकम कितनी हो गई 7050। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि पहले 4 थे, एक मर गया, मतलब एक व्यक्ति कम हो गया। और यहाँ पे कितना कम हो रहा है एवरेज में, एवरेज में अगर देखा जाए तो कितना कम हो रहा है 500 कम हो रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो 4 है इसका गुणा इसमें 500 में कर देते हैं, और जो 1 है इसका गुणा इसमें कर देते हैं, और दोनों को जोड़ लेते हैं। तो मरे हुए व्यक्ति का इनकम यही होगी, व्यक्ति कितनी हो जाएगी, मैंने क्या कहा इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 1 का गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये वही रह जाएगा 7550। अब 5 का गुणा अगर 500 में, 4 का गुणा अगर 500 में करेंगे कितना आएगा 2000। तो ये क्या आ गई, मरे हुए व्यक्ति की इनकम आ गई। ठीक है, एक व्यक्ति मरा था, अगर 2 व्यक्ति यहाँ पे मरते हैं तो ये जो इनकम आती है वो 2 व्यक्तियों की आती है। अगर 3 व्यक्ति मरे होते हैं तो 3, यहाँ पे जो गैपिंग होगी ये दिखाएगा कि कितने व्यक्ति कम हुए, व्यक्तियों की संख्या कम हुई है, उन्हीं का टोटल आएगा ये हमेशा। तो यहाँ 1 कम हुआ तो 1 का टोटल आ गया, मतलब ये 9550 रुपये वो कमा रहा था। ठीक है, तो कौन सा सही है, सी। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ट्रिक भी और बेसिक भी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप सॉल्व कीजिए, वीडियो रोक के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितना आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे माइंड आपका उतना शार्प होता जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना। चलिए आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है श्रुति ने MRP पर 10% छूट पर एक स्कूटी खरीदी। तो हम मान लेते हैं श्रुति MRP कितनी थी 1000x मान लेता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी, हाँ तो 1000x मान लेता हूँ मैं। तो क्या रहा है कि 10% की छूट पे, 10% की अगर छूट पाया मिला इसको, तो 1000 का 10% कितना होगा 100x। तो मतलब 100x घटा दिया छूट में, तो अब उसने खरीदा कितने में 900x में। ये श्रुति की क्या है CP है, और दुकानदार की क्या है SP है। ठीक है, आगे कह रहा है 1 वर्ष बाद श्रुति ने स्कूटी को 5% के नुकसान में बेच दिया। अब 5% का नुकसान कर रही है। ठीक है, तो 900 का 5% कितना होगा
कितना होगा 45x, मतलब उसने खरीदा था 900 रुपये में। अब 5% का घाटा मतलब 5% मतलब 45x का घाटा करके को बेच कितने में रही है श्रुति, बेच कितने में रही श्रुति की एसपी कितनी है 45x, इसमें घटा देंगे तो कितना होगा 855x, कितना 855 में। और 1 वर्ष बाद निखिल ने स्कूटी को 5% नुकसान पे निखिल को बेच दिया। ये श्रुति की तो एसपी है, लेकिन निखिल की क्या है, निखिल ने तो खरीदा है ना भाई, तो निखिल की क्या है ये सीपी है। निखिल के लिए तो ये सीपी भाई, जिसने खरीदा है तो उसके लिए सीपी हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। श्रुति ने बेचा है तो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गई। आगे कह रहा है फिर कि 1 वर्ष और बीत गया, 1 वर्ष बाद निखिल ने स्कूटी को 10% लाभ में अमित को बेच दिया। अब 10% प्रॉफिट पे बेच दिया तो 855 का 10% कितना होगा, हाँ कितना होगा 85.5x, कितना होगा 85.5x। अब निखिल ने बेचा कितने पे 10% के प्रॉफिट पे, पहले वो खरीदा था 855 पे और 10% प्रॉफिट ले लिया। अब टोटल कितनी हो गई इसकी एसपी, कितनी हो गई, अब जोड़ दीजिए कितना 85 8 5 60 8 6 14 940.5। निखिल ने कितने पे बेचा 940.5 और खरीदा किसने अमित ने, तो अमित के लिए तो ये क्या हो गई, अब अमित के लिए तो ये सीपी हो गई, अमित के लिए तो ये सीपी हुई, निखिल के लिए एसपी हुई। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि अमित ने 56,430 रुपए भुगतान किए, तो यहां पे देखा जाए तो अमित ने कितने में खरीदा 940.5x में खरीदा। लेकिन आगे ये कह रहा है कि उसने कितने में भुगतान किया, मतलब कितना में पैसा दिया उसको, तो 5600 रुपये में खरीदा, ये कह रहा है 56,430 रुपये में। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ गुणा कर देते हैं, तो 56,430 दशमलव हटाने के लिए एक और जीरो बढ़ा दिया, यहाँ कितना आ गया 9405, 5 से भाग दे देते हैं, तो 5 1 5 5 1 5 5 दूनी 10 5 4 40 5 6 30, ये हो गया 5 1 5 5 4 40 5 4 40 5 1 5 5 4 40 5 1 1881 6 848, कितनी बार जाएगा ये 60 बार। तो x का मान कितना आ गया 60 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, x का मान आ गया। अब जो भी हमसे पूछा होगा हम तो बता ही सकते हैं, लेकिन पूछ रहा है एमआरपी, तो एमआरपी कितनी है 1000x, तो एमआरपी कितनी है हमारी, एमआरपी हमारी कितनी है 1000x, तो x का मान 60, तो ये टोटल कितनी हो गई 60,000 रुपये, कितनी हो गई 60,000 रुपये। कौन सा सही है हमारा, ये वाला, कौन सा सही है ये वाला। ठीक है, ये पहला, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक दूसरा मेथड भी मैं आपको बताता हूँ इसका कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा देता हूँ इसको, इरेज ऑल नाउ। ठीक है, चलिए सीधा सीधा एमआरपी कितना है, श्रुति ने एमआरपी पर 10% की छूट पर खरीदा, तो हम एमआरपी मान लेते हैं कितना, एमआरपी मान लेते हैं कितना x है। तो x पर अगर उसने 10% की छूट पे खरीदा, तो जो वस्तु 10 रुपए की थी उसने खरीदा कितने पे, ठीक है, जो वस्तु 10 रुपए की थी, जितने की थी 10 रुपए, वो नीचे रख दिया, कितने में खरीदा उसे 9 रुपए में, क्योंकि 10% का छूट, 10 पे 1 की छूट मतलब 9 पे छूट। अब उसने क्या किया, ये खरीद लिया। आगे कह रहा है 1 वर्ष बाद श्रुति ने स्कूटी को 5% नुकसान पे बेच दिया, तो वो इसकी सेलिंग प्राइस थी, सॉरी कॉस्ट प्राइस थी किसकी, श्रुति की। अब अगर नुकसान फायदा हमें देखना है तो किस पे देखेंगे, उसकी कॉस्ट प्राइस पे ना। तो 5% का नुकसान कर रही है, मतलब 5% का मान कितना होता है 1/20। अगर कोई वस्तु 20 रुपए की थी तो 1 रुपए का 20 पे 1 का नुकसान कर रही है, मतलब अगर 20 की कोई वस्तु थी तो उसने बेचा कितने पे 19 पे। तो अब ये श्रुति के लिए तो सेलिंग प्राइस हो गई, लेकिन निखिल के लिए निकिता के लिए अभी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक है,
अब क्या कर रहा है कि 1 वर्ष बाद निकिता ने स्कूटी को 10% के लाभ पे बेच दिया, तो 10% का मान कितना होता है? 1/10। अब ये निकिता के लिए कॉस्ट प्राइस थी। अब अगर निकिता 10% प्रॉफिट पे बेच रही है या लॉस पे बेच रही है, तो हम किस पे देखेंगे? सीपी पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10% प्रॉफिट पे बेच रही है, मतलब 10 की वस्तु ये हो गई 11 में बेच रही है, ठीक है। तो ये किसको बेच रही है? अब किसको बेच रही है? अमित को। ये निकिता के लिए एसपी हो गई, लेकिन अमित के लिए क्या हो गई? अब ये सीपी, क्योंकि निकिता ने बेचा, अमित ने खरीदा। कितने में खरीदा? इतने में खरीदा। और एक्चुअल जो वैल्यू है वो कितने है? 56,430 रुपए में खरीदा उसने, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो x 9/10, 19/20 और 11/10 सॉल्व कर लीजिए इसे। 56,430, तो 11 से भाग दें पहले, तो 11 पचे 55, 11 का 11, 11 तिया 33, इतना आ गया। और 19 से वो करते हैं तो 19 दूना 38, 19 सत्ते 133, ठीक है। 9 से 30 आ गया। अब ये तीन उधर ले जाते हैं, गुणा कर देते हैं, तो कितना होगा? यहाँ कितना है? 2000। 2000 में 30 से गुणा करेंगे तो कितना? 60,000। कितना आ जाएगा? 60,000 रुपए। तो हमारा एमआरपी कितना था? ये था, एक्स ही तो था, एक्स का माना गया, तो कौन सा सही है? ए। तो ये है सिंपल मेथड। अगर प्रैक्टिस आपने की होगी तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, अगर नहीं की है तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैंने बोला है ना कि आप 2 महीने में मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहिए, आप खुद ब खुद प्रो प्लेयर बन जाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा ये सॉल्व कैसे होगा, हमें ट्रिक यूज़ करनी है, बेसिक यूज़ करनी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करना है कैसे। कह रहा है संजय एक काम को काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। अगर कोई काम है उसका 1/3 जो भाग 5 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? अगर कोई टोटल काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? अगर 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितने दिन में कर देगा वो? 15 दिन में। अगर 1/3 5 दिन में कर रहा है तो 5×3 = 15, टोटल काम 3 दिन में करे, 15 दिन में करेगा। जबकि पंकज 1/2 काम 5 दिन में करता है, मतलब आधा काम अगर 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। यदि संजय काम शुरू करता है, वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, तो उन्हें पूरा खत्म करने में कुल कितने दिन लगेंगे? तो उनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। इफिशियंसी हमारी क्या होती है? पर डे उसने कितना काम किया, वही तो हमें बताता है कि पर डे उसने काम किया कितना। तो अगर हमें पर डे का काम मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30। अब मैंने आपको बताया है कि टोटल वर्क आप भी कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यही मानना है, लेकिन हम इसलिए मानते हैं ऐसा एलसीएम लेके कि ताकि डिवाइड हो जाए, एक्चुअल वैल्यू मिले हमें, दशमलव में ना मिले, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ठीक है, तो अब हमने हमारा आ गया टोटल वर्क कितना? 30। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यस की 15। 30 में अगर टाइम से भाग दिया, टोटल वर्क में अगर टाइम से भाग दिया तो कितनी एफिशिएंसी पता चलती है? तो 15 दूना 30, 10 तिया 30। तो ये कितना हो गया? 2 और 3। कह रहा है वे संजय काम शुरू करता है, ठीक है, संजय काम शुरू किया, अब वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। तो पहले संजय किया, फिर पंकज किया, फिर संजय किया, फिर पंकज किया, फिर संजय किया, फिर पंकज करेगा, तो आगे तक जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। तो संजय एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। और पंकज 3। संजय 2, पंकज 3। देखा जाए तो ये 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? देखा जाए तो 2 डे में ये कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 5 कार्य कर रहे हैं। 2 दिन में 5 कार्य कर रहे हैं। तो हमें काम कितना करवाना है? टोटल वर्क हमारा कितना है? 30 है। तो अगर मैं टोटल 5 में अगर 6 से गुणा कर दूं
तो हमें क्या मिल जाएगा, 30 कार्य मिल जाएगा, जो कि हमें कराना था। यही हमारा क्या था, टोटल वर्क था। क्या था, टोटल वर्क। अगर मैं 5 का गुणा यहाँ कर रहा हूँ तो 6 का गुणा, सॉरी, तो 6 का गुणा हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने 6 का गुणा कर दिया तो कितना हो गया, 12 डे। मतलब 12 डे में वो 30 वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ये। तो ये आपको बस माइंड में अपने बैठाना है कि हमको सॉल्व कैसे करें, क्या पूछ रहा है। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है दिया क्या है, निकालना क्या है और पूछ रहा क्या रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो मैं डेली बाई डेली आप उसको करा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये है, आप पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। पहले आप इसको पढ़िए, ठीक है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कह रहा है एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई होती है और एक टिकट की कीमत में 5% की वृद्धि है। तो अगर आपको टोटल रेवेन्यू अगर देखनी है, तो टोटल रेवेन्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप सिनेमा हॉल, अगर आपसे कोई पूछे कि एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 50 पेन की कितनी कीमत होगी, तो आप बता सकते हो कि 250 रुपये होगा। तो वही कहानी यहाँ भी है। ठीक है, टोटल सीट की संख्या अगर सिनेमा हॉल में हमें पता हो और एक सीट की प्राइस कितनी है, मतलब एक टिकट का प्राइस कितना है, तो हम बता सकते हैं कि टोटल सिनेमा घर से हमको कितना पैसा आने वाला है। यही मान के चलते हैं कि सीट फुल हुई है भाई, ऐसा नहीं कि सीट खाली है। मैं यही मान के चलता हूँ कि सीट फुल ही, जब तक कुछ ने कुछ कहा ना हो। ठीक है, तो चलिए, सीटों की संख्या कितनी है, टोटल सीट, टोटल सीट और पर सीट प्राइस, पर सीट प्राइस अगर हमें पता हो तो हम टोटल रेवेन्यू बता सकते हैं कितनी होगी हमारी। टोटल रेवेन्यू हम बता सकते हैं, यही तो होगा भाई। तो पहले देखते हैं, फर्स्ट पहले कह रहा है एक सिनेमा हॉल के सीटों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है। मतलब 20% का मान कितना होता है, 1/5। अगर पहले 5 थी तो बाद में कितनी हो गई, बाद में कितनी हो गई, 6। कितनी हो गई, 6। और उसके बाद कह रहा है एक टिकट की कीमत में 5% की वृद्धि हुई। 5% का मान जानते हैं कितना होता है, 1/20। मतलब पहले अगर 20 थी एक टिकट की प्राइस, तो अब कितनी हो गई, 21 हो गई। मतलब 5% वृद्धि, मतलब एक वृद्धि हो गई। तो अब हम टोटल रेवेन्यू पहले का देख लेते हैं कितना है, 20/2500। बाद की रेवेन्यू कितनी हो गई, 126। ठीक है, कितनी बढ़ोतरी हुई, 26 की। तो हम यहाँ पे 26% डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले का यूज़ किया है मैंने समझाने के लिए कि ये देखिए, कह रहा है कि 26 की वृद्धि होती है तो 31 राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब पहले कितने की वृद्धि हुई, 26 पे, पहले कितना था, 100 था। तो देखते हैं ना, वृद्धि या कमी हम कैसे देखते हैं, पहले जो हमारा था उसी पे तो हम देखते हैं कि पहले जितना था उससे बढ़ रही है या घट रही है। परसेंटेज में पूछा है तो हम 100 कर देते हैं, 100 से 100 कैंसिल, तो 26% क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, 26% इंक्रीज, ये सही होगा। ठीक है, डिक्रीज वाला नहीं। कौन सा सही होगा, 26% इंक्रीज हो रही है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, डी होगा। तो कभी कभी आता बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 26% तो उनका समझ में आ गया, लेकिन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। अब हम पहले वाले से उसका क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। पहले वाले से परसेंटेज हमने निकाल लिया तो पता चल गया हमें कि कितने की इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करने कैसे है। मैं इसके 2 ट्रिक्स बताऊंगा, एक बेसिक और दूसरा ट्रिक। ठीक है, लेकिन उसके पहले आप पढ़िए इसे ध्यान से। आप लोग इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। पढ़िए अब ध्यान से, एक बार 2 बार। ठीक है, मुझसे बातें करते रहा करिए, पढ़ते रहा करिए। तो चलिए, हमने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है 1550 रुपए की राशि 2 भागों में उधार दी जाती है।
एक भाग जो है 10% पर और दूसरा 12% पर। यदि कुल वार्षिक आय 162 रुपये 72 पैसे है तो 10% की दर से कितना राशि उधार दी गई। तो पहले बेसिक से करते हैं, जो हम प्रोसेस से करते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है। कह रहा है कि 1550 रुपए की राशि है, 2 लोगों को डिवाइड किया गया। तो हम मान लेते हैं जिसको 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया, उसका प्रिंसिपल कितना दिया गया, x दे दिया गया। और दूसरा जो है 10% दिया गया, तो उसको किसकी प्रिंसिपल कितनी होगी भाई, पहले को दोनों को मिला के 550 दिया गया, पहले को x दे दिया, तो दूसरे का कितना होगा 1550, 550 नहीं सॉरी 1550, तो ये कितना होगा x हो जाएगा हमारा। दूसरे की प्रिंसिपल कितनी होगी x हो जाएगी। टोटल कह रहा है यदि कुल वार्षिक है, मतलब अगर इन दोनों के देने के बाद पैसा जो हमारा लास्ट में हमें इंटरेस्ट मिला वो 162 रुपये 75 पैसे मिला। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक हम सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होता है फॉर्मूला, PRT/100। क्या होता है PRT/100, ये आपको भी पता है। तो अगर यहाँ पे PX है और R का मान दिया है, कह रहा है 1 साल, यदि कुल वार्षिक आय इतनी है, मतलब 1 साल की बात कर रहा है, ठीक है 1 साल के अंदर। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पहले पे 12% सॉरी x p का मान 12%, ये t टर्म है 1 साल अपॉन 100 प्लस, अब 10% पे देखते हैं तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 1550 है माइनस x है, ठीक है, इनटू कितना है ये 10%, कितने के लिए 1 साल के लिए ऑन 100। लेकिन 1 साल बाद इन दोनों को मिला के हम ब्याज कितना मिल रहा है हमें 162 रुपये 75 पैसे। कितना 162 रुपये 75 पैसे। अब सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ हो गया 12x अपॉन 100 प्लस कितना हो गया 15,500 हो जाएगा ये, माइनस 10x अपॉन 100 कर लेते हैं 162.75। ये क्या है, डिनोमिनेटर बराबर है तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या प्लस का 12 है, यहाँ माइनस का 10x है, क्या हो बचेगा यहाँ 2x प्लस का, यहाँ कितना बच जाएगा 15,500। इसका 100 का जो हम इधर गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 16,275। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो घटा देते हैं, तो 16,775 बच जाएगा हमारा। तो x का मान हमारा कितना आ गया, देखा जाए तो 775/2, तो कितना होगा 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 से 14, कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है इसने कि 10% वाली राशि, ये तो हमारी 12% वाली थी, तो 10% वाली राशि कितनी है, 10% वाली p कितनी है, प्रिंसिपल कितना है 1550 माइनस x है, तो मान रख देते हैं 1550 में से माइनस करेंगे 387.5, तो कितना आएगा 400 घटा दिया तो 11 आएगा, 11 और 50 प्लस कितना है 12.5, 62.5, कितना आएगा 11,062 रुपये 1162 रुपये आएगा। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये बी, ठीक है, ये कौन सा है बी हमारा आ गया। ये हमारा था बेसिक मेथड। चलिए हम ट्रिक मेथड बताते हैं आपको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं इसको। तो हमने क्या किया, मिटा दिया, ठीक। यहाँ पे कह रहा है 1550 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटता है, एक को 10% पे, तो हम मान लेते हैं एक को 10% पे दिया, मान क्या रहे दिया ही है, और दूसरे को 12% पे, ठीक है, पहले को 10% पे दूसरे को 12% पे, 2 लोगों को दिया। अगर वो मान लीजिए एक ही लोगों को देता तब कितने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता, जाके उसको 162 रुपये 75 पैसे मिलते। अगर वो 2 लोगों को ना दे के एक लोगों को देता तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता कि उसको 162 रुपये 75 पैसे मिलते।
तो हम उसके लिए क्या करते हैं, 162 रुपये 75 पैसे चाहिए, और कितने पे चाहिए हमें, 1550 रुपये पे चाहिए। तो परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, 100 का इसमें गुणा कर दिया तो कितना आएगा, 16,275, कितना है 1550, काट दीजिए। तो काट देंगे तो ये 15,050 हो जाएगा, 10 बार जाएगा तो 15,050 हो जाएगा, और फिर 15,500 हो जाएगा 10 बार जाएगा तो। उसके बाद ये आ जाएगा 10.5%, कितना आ जाएगा 10.5%। तो हम क्या करते हैं, जब पूरे को दे दिया, तुमने कितने पे दे दिया, 10.5% पे दे दिया। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आएगा। अब हमारा प्रिंसिपल ही क्यों आएगा, क्योंकि जो हम प्रॉफिट या लॉस मतलब वो देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे देखते हैं, प्रिंसिपल ही पे तो देखते हैं कि कितने परसेंट का कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला। जैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये तो यही तो देखते हैं कि ब्याज कितना मिला, ब्याज कितना, इंटरेस्ट कितना मिला, यही तो देखते हैं कि इंटरेस्ट कितने मिला। और यहाँ पे देखते हैं हमारा प्रिंसिपल कितना था, ये 1 साल के लिए, ठीक है। तो यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा। तो अभी क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ दिया है, तो हमारा नीचे क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। अब वो भी आएगा तो रेशियो में आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, इधर कितना आ जाएगा 0.5, इधर कितना आएगा 1.5, काट देते हैं 0.5 से 0.5 दोनों तरफ, तो 5×15, 5×1=5, 3 रेशियो 1 का आया। तो ये दिया है कि 1550 रुपये, 1550 रुपये दोनों का मान है, मतलब दोनों की वो है प्रिंसिपल। तो 4 यूनिट का मान 1550 रुपये, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4×3=12, 4×8=32, 4×3=12 बचा 3, 4×32, 4×7=28, इतना आ गया 1 यूनिट का मान। तो हमसे पूछा क्या है 10% वाले का, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3×387.5, तो ये कितना हो जाएगा 1162.5 रुपये। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये बी। तो समझ में आ गया होगा आपको मैंने बताना क्या चाहता था आपको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि 1-2 बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक, बिना पढ़े सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। वैसे तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरा यही सजेशन है कि आप सॉल्व भी कीजिए साथ के साथ, ठीक है। तो पहले आप पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो कह रहा है 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 4,000 निवेश करने पर कुछ वर्षों में 600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। अगर वो 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4,000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो कुछ वर्षों में, ये टाइम नहीं दिया कि कितने साल बाद, लेकिन बता रहा है कि 600 रुपये हमें मिलते हैं, ठीक है। यदि उसी समय अवधि में, मतलब जो पहले मैंने सिंपल इंटरेस्ट दिया था, अगर उसी समय अवधि अब मैं 6,000 इन्वेस्ट करता हूँ तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1986 रुपये प्राप्त होता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है कि 6,000 का 1986 रुपये प्राप्त करने के लिए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने देना होगा, ठीक है। तो चलिए, कह रहा है 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4,000 निवेश करता है तो 600 रुपये। हमारी एसआई कितनी हो गई, आपको पता है कि एसआई बराबर PRT/100। ये मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा, बेसिक, मैं आपको उसके बाद ट्रिक मेथड बताऊँ, ठीक है। तो 600 रुपये हमें मिल रहा है, प्रिंसिपल हमारी कितनी है 4,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम दिया नहीं हमें, अपॉन 100, टाइम को हमने टी मान लिया। आप सॉल्व कर लेते हैं। तो 600, 1 2 0 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 3, कितना आ गया हमारा टी बराबर 3 वर्ष, कितना आ गया 3 वर्ष।
अब कह रहा है इसी टाइम पे 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। अब 6,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, ई बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू टाइम। तो अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट कितना होगा, 6,000 रुपये प्रिंसिपल है, 1,986 रुपये हमें क्या मिल रहे हैं, ब्याज मिल रहे हैं। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा अमाउंट हमारा 6,000 1,900 कितना हो जाएगा 79,186 रुपीज़, 1,986 रुपये। और प्रिंसिपल कितना है हमारा 6,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, टाइम वही पिछला वाला है तो 3 साल। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 से काट दिए हैं, कटेगा, कटना तो चाहिए, 6 का 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 का 6, कितना आ गया है 1,000 इधर। तो इसका इधर बटे में लाते हैं, तो 1331 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन बटे में हो जाएगा। ये कितना है 1 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। ये देखा जाए तो क्यूब बनेगा, हाँ। तो ये कितने का क्यूब है 11 का, ये कितने का है 10 का, तो 11/10 का ये क्यूब है। और इधर कितना है 1 प्लस आर अपॉन 100 है, इधर भी क्यूब। देखा जाए तो पावर जो है वो सेम है, घात जो है वो सेम है, तो बेस भी क्या होगा, आधार भी क्या होगा, समान होगा। तो 11/10 1 प्लस आर अपॉन 100। एक को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, एक को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 10 माइनस 1 आर अपॉन 100, कितना 1/100 सॉरी। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/10 बराबर कितना आर अपॉन 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आर का मान कितना आ गया 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया CI वाला 10%। कौन सा आंसर चाहिए हमारा, बी वाला। तो ये जो था ये पूरा बेसिक, पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस। मैं आपको यही कहूँगा कि आपको बेसिक भी आना चाहिए, ट्रिक उसके बाद सीखनी है, ठीक है। क्योंकि ट्रिक एग्जाम में काम आता है, लेकिन जब आप मेंस का पेपर देने जाएंगे तो उसमें ज़्यादातर बेसिक्स का यूज़ होता है, उसमें ट्रिक्स का यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपको बेसिक आना चाहिए, बेसिक अगर आपने सीख रखी है तो ट्रिक आप अपने से भी जनरेट कर देंगे, ठीक है। ट्रिक का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को सॉर्ट करना, वो तो आप प्रैक्टिस इतना कर लेंगे कि आप सॉर्ट खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका ट्रिक मेथड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए, कह रहा है 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पर दर पर 4,000 रुपये निवेश करने पर कुछ वर्षों में इतना हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टाइम देख लूँ तो यहाँ टाइम कितना होगा, PRT/100 आप जानते ही हैं, 600 रुपये मिल रहा है, तो सीधा सीधा 600, पी का मान 4,000, ठीक है 4,000। तो आर का मान कितना है 5%, टी का मान इतना दिया नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 1 2 1 0 1 0 4 5 20 60, टी बराबर हमारा कितना आ गया 3। तो दूसरी बार कह रहा है यदि उसी समय अवधि में 6,000 उसी समय अवधि मतलब 3 साल के लिए उस क्या कर रहा है 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है और 1,986 रुपये प्राप्त कर रहा है। अगर मैं यहाँ से अमाउंट एंड प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लूँ, CI में क्या होता है अमाउंट एंड प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लेते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना है 6,000 प्रिंसिपल है, ब्याज इतना मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 7,986, और प्रिंसिपल कितना है 6,000। तो ये क्या है कि अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 6 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा 1,000, इधर क्या आएगा 1,331 जो कि मेरा पहले ही आया था। तो देखा जाए तो ये कितने का क्यूब है 11 का क्यूब है, और ये कितने का क्यूब है ये 10 का क्यूब है। ये क्यूब क्या बताता है हमें कितने साल के इन्वेस्ट किया हमने, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ कितना था 10 से पहले साल 11 हुई, दूसरे साल भी क्या हुई 10 से 11 हुई कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तीसरे साल भी क्या हो रही है 10 से 11, तीसरे साल भी क्या हो रही है 10 से 11, तो 3 साल। और यहाँ पे हमारा जो टाइम आया है वो 3 साल आया है, मतलब हमने सही है हमारा, ठीक है। तो ये क्या आ रही है हमारी प्रिंसिपल जो है
अमाउंट मतलब 10 से 11 हो रही है पर ईयर, हर साल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे कितना होगा, तो 1 बढ़ रही है कितने पे, 10 पे, तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, 10। तो हमारा कितना आ गया ये, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। मैंने आपको बताया ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर का निकालना हो तो कैसे करते हैं, यही तो करते हैं कि ब्याज कितना मिला, 1 मिला इस पे, प्रिंसिपल कितना इतना था, और परसेंटेज में निकलना था 100 से, कितना हो गया 10%। पर ईयर का ही, ध्यान दीजिएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको दोनों मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके और दोनों लोग साथ में ज्वाइनिंग करें। जब दोस्त आपस में साथ में ज्वाइनिंग करते हैं तो उससे बड़ी खुशी फील, आप उसकी फीलिंग ही अलग होती है। ठीक है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपको पढ़ाने में मुझे और आनंद आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ।